हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 11 के लिए चैप्टर 11 कंटिन्यू पार्ट सेकंड हम इसका करने वाले हैं, वायुमंडल में जल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बादल, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बादल यानी क्लाउड। तो क्या होते हैं बादल? जो हैं पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सहती अथवा जमावट होता है। समझे, सहती या जमावट यानी उनका इकट्ठा होना या उनकी जमावट होता है, जो धरातल से पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। यानी जो धरातल है, हमारी जो ज़मीन है, उससे एक निश्चित ऊंचाई पर ये बनते हैं। कई प्रकार के बादल होते हैं हमारे पास। हर बादल के बनने की एक निश्चित ऊंचाई है कि इस प्रकार के बादल इतनी ऊंचाई पर बनेंगे, इस प्रकार के बादल इतनी ऊंचाई पर बनेंगे। अधिकतर सारे बादल क्षोभ मंडल में ही बनते हैं, यानी लगभग 12-13 किलोमीटर तक, उसके ऊपर ये बादल नहीं बनते। तो क्या होते हैं ये छोटी बूंदें, बर्फ के रवों आदि के जो है जमावट होती है, जो संघनन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। बादलों की ऊंचाई, ठीक है, उनका विस्तार यानी फैलाव, उनका घनत्व यानी कितने घने हैं वो, उनकी पारदर्शिता या अपारदर्शिता यानी वो पारदर्शी हैं या अपारदर्शी हैं, यानी उनका आकार देखा जा सकता है या नहीं, इस सब के आधार पर बादलों को निम्न 4 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इनके बादलों के प्रकार पढ़ेंगे हम। देखो, ये मैंने कुछ चित्र भी दिखा रखे हैं आपको। अभी जब बादलों के प्रकार पढ़ेंगे तब इसमें आपको मैं बताता जाऊंगा कि ये कौन सा बादल है। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है पक्षाभ मेघ, जिसे हम इंग्लिश में साइरस बोलते हैं। इन मेघों का जो निर्माण है 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यानी ये वे मेघ है जो सबसे ऊंचाई पर यही मेघ होते हैं, यानी यही बादल होते हैं। इनके अलावा दूसरे बादल सब नीचे होते हैं। यह पतले होते हैं तथा बिखरे हुए बादल होते हैं। बिल्कुल पतले होते हैं आकार में, ज़्यादा मोटाई नहीं होती, और ये पंख जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और हमेशा ये सफ़ेद रंग के होते हैं। आइए देखो, चित्र में आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर साइरस दिखाई दे गया होगा आपको, ये ठीक है, लगभग 18,000 फीट पर बन रहे हैं। देखो ये तो 18,000 फीट का मतलब वही 8,000 से 12,000 मीटर के ऊपर ये बनते हैं जाके, और पंख जैसे देखो दिखाई दे रहे हैं, है ना, पंख जैसे हैं आकृति में, और बहुत पतले पतले और सफ़ेद रंग के ये बादल होते हैं। इसका एक अलग भी चित्र है, देखो ये रहा, इस टाइप के ये रहे पंख दिखाई दे रहे हैं ना, पंख जैसे वो सफ़ेद सफ़ेद से जो पंख गिरते हैं उनके जैसे ये दिखाई प्रतीत होते हैं। इसके बाद आता हमारा कपासी मेघ यानी क्यूमुलस। यह बादल रुई की तरह दिखाई देते हैं नीचे से, जैसे रुई का ढेर है, और ये जो ऊपर वाले थे पक्षाभी मेघ उनसे थोड़ा नीचे होते हैं। ये 4,000 से 7,000 की मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। मध्यम ऊंचाई के बादल भी हम इनको कहते हैं। ये छितरे या इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इनके आधार चपटे होते हैं, नीचे से प्लेन ये दिखाई देते हैं। पहले ऊपर वाले चित्र में देख लेते हैं कौन से हैं हमारे पास क्यूमुलस। देखो ये रहे क्यूमुलस। इस तरह के जो बादल होते हैं ये क्यूमुलस बादल होते हैं। ये इधर ये सब क्यूमुलस बादल है हमारे पास। ठीक है, और ये जो ऊपर बने हुए हैं ये क्यूमुलो निम्बस, निम्बस और क्यूमुलस से बन के हैं, और ये साइरस और क्यूमुलस से मिलकर बने हैं, ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि मिल मिल के भी बादल बनते हैं। ये तो अलग अलग प्रकार के बता रहा हूँ, फिर आपस में इनको मिला के भी बादल बन जाते हैं। इसका अलग चित्र आपको नीचे दिखाई देगा। यानी इस टाइप के, जब भी आपको इस टाइप के बादल आकाश में दिखाई देते हों, ये बारिश वाले बादल नहीं होते मेनली, है तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं आपको, ये हमेशा दिखाई देते हैं आसमान में। अब आ गए स्तरी मेघ यानी लेवल, इनमें परत होती है, स्ट्रेटस इनको हम बोलते हैं। यह परतदार बादल होते हैं, इनमें कई परतें होती हैं इनमें, जो कि आकाश में बहुत बड़े क्षेत्र में फैले रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया आकाश का घेरे रहते हैं। यह बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास यानी ऊष्मा यानी गर्मी की हानि, जब गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है, या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिलने से। और अलग अलग जब तापमान वाली हवा आपस में मिलती थी तो क्या बनते थे, वाताग्र बनते थे, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और वाताग्र से ही तो बादल बनते हैं, तो ये वाताग्र से जो मिलकर बादल बनते हैं वो स्तरी मेघ हमारे होते हैं। आकाश में इस तरह के आपको दिखाई देंगे, ये देखो, ठीक है, इस तरह के जब बादल आपको आकाश में दिखाई दें तो इनको हम स्तरी मेघ कहते हैं। और अगर यहाँ पर दिखाई देंगे स्टेटस ऊपर, तो ये थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये
स्केच टाइप का है। ये स्टेटस यहाँ पर ऐसा ये रहा, इधर ये इस टाइप का ही दिखाई देंगे नीचे की साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा मेघ, निम्बस। मेनली बारिश इनसे ही होती है। वर्षा मेघ काले या गहरे सलेटी रंग के होते हैं। यह पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बने होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते पृथ्वी से, ठीक है ना। यह बादल सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, यानी सूर्य की जो किरणें हैं इनके आर पार नहीं जा सकती। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जब इस तरह के बादल आते हैं और सूरज के सामने आ जाते हैं तो सूरज को पूरी तरह से ढक लेते हैं, और अगर धूप निकल रही होती है एकदम से छाया हो जाती है। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि यह सतह को छूते हुए भी प्रतीत होते हैं, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में कभी बारिश के मौसम में जाओगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपको लगेगा कि बादल तो नीचे रह गए, ऊपर बारिश हो नहीं रही, नीचे बारिश हो रही थी, ठीक है, क्योंकि बादल आपकी ऊंचाई से नीचे हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के बादल थे। अब इन 4 प्रकारों को मिलाकर आपस में और कुछ बादल बनते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। उपरोक्त 4 मूल रूप के बादल मिलाकर निम्नलिखित रूप के बादलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो उपरोक्त 4 मूल रूप के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आता है ऊंचे बादल, जो 5 किलोमीटर से ऊपर और 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। इनको हम ऊंचे बादल बोलते हैं। इनमें क्या आते हैं, पक्षाब बादल, पक्षाब और स्तरी, यानी स्तरी और पक्षाब से जो मिलकर बने होते हैं, और पक्षाब और कपासी से जो मिलकर बने होते हैं, पक्षाब कपासी। यानी पक्षाब तो 5 से 14 किलोमीटर में आएगा ही आएगा हर जगह। एक बार उसके साथ स्तरी ले लिया और एक बार उसके साथ कपासी ले लिया, दूसरे नंबर का ले लिया और तीसरे नंबर का ले लिया। एक मध्यम ऊंचाई के बादल होते हैं, ये 2 से 7 किलोमीटर तक माने जाते हैं। इसमें 2 से 7 में अब यहाँ पक्षाब नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है ना। स्तरी मध्य है और कपासी मध्य है, ठीक है, इनके नाम हैं। अब कम ऊंचाई के बादल, कम ऊंचाई के बादल में स्तरी और कपासी को मिला लो, स्तरी और वर्षा मेघ मिला लो, और कपासी और वर्षा मेघ मिला लो। जिसकी कम ऊंचाई है उनसे मिलकर कम ऊंचाई वाले बनते हैं, जिनकी ज़्यादा ऊंचाई है उनसे मिलकर ज़्यादा ऊंचाई वाले बनते हैं। इसमें आपको देखो चित्र में दिखा भी रखा है, हाई क्लाउड्स, ये इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इनको देख लेना। ये हाई क्लाउड्स हैं, फिर बीच में मीडियम क्लाउड्स आ जाएंगे, ये मीडियम क्लाउड्स है, ठीक है, निम्बो स्टेटस वगैरह। फिर लो क्लाउड्स आ गए ये नीचे। तो इस तरह से इनकी ऊंचाई भी होती है। और बारिश हमारी किससे होती है, मेनली वर्षा मेघ से। ये हमारे बारिश वाले बादल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्षण या वर्षा, यानी प्रेसिपिटेशन या रेन। वर्षण से ही वर्षा बनी है। वर्षण से 2 चीज़ बनती है, अभी आगे हम पढ़ते हैं। वाटर साइकिल तो आप जानते ही हो, हमने चैप्टर के शुरू में थोड़ा सा वाटर साइकिल आपको समझाया था कि वाटर एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, इसका लॉस नहीं होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये चलता रहती है एक प्रक्रिया हमेशा। अब देखो, स्वतंत्र हवा में, स्वतंत्र हवा यानी जो हवा बह रही है हमारी बिना किसी बंधन के, स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया होती रहती है। और जो संघनित कण होते हैं, जो कण होते हैं जिनके चारों तरफ जलवाष्प इकट्ठे हो जाते हैं, जो संघनित कण होते हैं, संघनित कणों के आकार को ये धीरे धीरे बड़ा करने में मदद करती है। जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने संघनन समझाया है, वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देख ले, डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखे। तो उसमें क्या है कि जो संघनन केंद्र होता है, जो कण होता है, वो चाहे धूल का कण हो सकता है, नमक का कण हो सकता है, उसके चारों तरफ धीरे धीरे जलवाष्प इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। उसी को ये बोल रहा है, तो धीरे धीरे उसका आकार बड़ा हो जाता है। जब हवा में प्रतिरोध, जो हवा का जो प्रतिरोध है, जो उसको संभाले हुए है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसको रोकने में असफल हो जाता है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो सभी चीज़ों को ऐसे खींचता है पृथ्वी की तरफ, और जो हमारा संघनन हो रहा है कण के चारों तरफ, ये हवा में लटका हुआ है। किसकी वजह से, हवा की वजह से। हवा में जो बल है ये इसको अपनी ऊपर की तरफ लटकाए हुए है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल और ज़्यादा इसको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। तो हवा इसको रोकने में नाकामयाब हो जाती है। तब यह पृथ्वी की सतह पर गिरने लगते हैं, ये जो संघनित कण होते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं।
अब ये परिभाषा हो गई। जलवाष्प का जब संघनन शुरू हो जाता है और वो जो हवा है वो नमी से मुक्त हो जाती है जिसमें जलवाष्प थे, ठीक है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? वर्षण। यह द्रव और ठोस अवस्था दोनों में हो सकती है। ये जो नमी से जब मुक्त हुई है, जो संघनन की प्रक्रिया हो गई है, संघनन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको पानी की बूंद में भी बदल सकता है और इसको ठोस अवस्था यानी बर्फ में भी बदल सकता है, दोनों चीज़ों में बदल सकता है। और जो मुक्त होने की प्रक्रिया वो तो हो गई वर्षण, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई, और ये दो रूपों में बदल जाती है, एक द्रव में और एक ठोस में। वर्षण जब पानी के रूप में बदलता है और नीचे गिरता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं, ठीक है। वर्षण दो रूप में बदला, एक द्रव में और एक ठोस में। जब पानी के रूप में बदला और ज़मीन पर आकर गिरता है तब उनसे हम वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों यानी फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे पतले पतले रवे से बन जाते हैं, के रूप में होता है, जिसे हिमपात या स्नोफॉल कहते हैं। तो दो रूप में बदल गया, या तो हिमपात होगा उससे या वर्षण होगा उससे। जब ठोस रूप में हो गया तो हिमपात होगा यानी स्नोफॉल होगा, और जब द्रव अवस्था में रह गया, पानी की बूंदों में बदल गया, तो बारिश होगी, उसे वर्षा कहते हैं। तो वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे भी प्रकार हैं, यानी ये दो तो होते हैं, मेन तो ये दो ही हैं। दूसरे प्रकार है सहिमवृष्टि जिसे स्लीट कहते हैं, और कर्कापात जिसे हेल्स कहते हैं। ये कहीं कहीं बहुत रेयरली होते हैं, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते। कर्कापात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है, बहुत ही रेयर, एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है, यानी समय और क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में होना, बहुत ही कभी कभार ये देखा जाता है। सहिमवृष्टि क्या है? अब सहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं। जो सहिमवृष्टि है, जब वर्षा की बूंदें जम जाती हैं, जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं, या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं, ठीक है। या तो पानी की जमी हुई बूंदें हैं, या जो बर्फ पिघल जाती है उसकी जमी हुई बूंदें हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत, यानी जमाव बिंदु कौन सा था? 0 डिग्री सेल्सियस, जब उसके साथ हवा की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है, जो परत आधी जम चुकी है, अधिकतर ये कहाँ होती है? जहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं। तो आधी जमी हुई परत पर जब वो एक परत गिरती है तब सहिमवृष्टि होती है। तो ये चीज़ क्लियर कर लो। जमाव बिंदु के तापमान के साथ, यानी ऐसा तापमान जहाँ पर पानी आके जम जाता है, उसके साथ जब वायु की एक परत, जहाँ वायु की एक परत सतह के नज़दीक आती है और वो आधी पहले से ही जमी होती है, उसके जमे हुए परत पर जब वो गिरती है तभी सब सहिमवृष्टि होती है, वरना नहीं होती। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी संघनन के बाद। कारण वही है, संघनन, क्योंकि बादल से मुक्त कब होंगी? जब संघनन होगा, और संघनन के होने के बाद वो डायरेक्ट द्रव अवस्था में न बदल के डायरेक्ट वो कई बार ठोस अवस्था में भी बदल जाते हैं, जैसे ऊर्ध्वपातम भी कहते थे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, तो उसमें बदल जाती है, तब पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिन्हें ओला पत्थर कहा जाता है। तो ओला इस वजह से पड़ता है। यह वर्षा के जल से बनती है, जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। वर्षा के जल से बनती है ये, और ठंडी परतों से होकर गुजर रही है, जहाँ बिल्कुल जमाने वाला तापमान है, इसलिए ये जमती चली जाती है और इससे ओले बन जाते हैं, बर्फ़ बन जाती है। तो ये हमारी वर्षण और वर्षा, ओला वगैरह हमने पढ़ा। अब है वर्षा के प्रकार। वर्षा भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शन रेल बोलते हैं जिसको, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा। आइए तीनों में क्या अंतर है? जब भूतल यानी जमीन बहुत गर्म हो जाती है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। तो वायु गर्म होकर फैलती है, ऊपर जाती है वायुमंडल की तरफ, और हल्की वायु ऊपर उठ जाती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण कर। संवहनीय धाराएं किसको कहते हैं? जिस रूप में ये वायु ऊपर जा रही है ना, उस रूप को संवहनीय धाराएं बोलते हैं। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है, निश्चित बात है ठंडी तो होगी, ऊपर टेम्परेचर कम है हमारा क्षोभमंडल तक, और इसमें उपस्थित जलवाष्प, क्योंकि जलवाष्प को लेकर जा रही है ये, तो ये जो जलवाष्प हैं उनका संघनन फिर होने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा फिर संघनन होना शुरू हो जाएगा। संघनन से
कपासी मेघ बनते हैं जिनसे घनघोर वर्षा होती है, इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, कपासी मेघ क्या होता है हमने ऊपर पढ़ लिया है। ये इस टाइप की वर्षा है, देखो ये नीचे से रेड वाला जो ये है, इससे ये हवा ऊपर जा रही है गर्म होकर जलवाष्पों को लेकर, ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद हवा बने, और फिर जब ये बादल ये जो पानी की बूंदें हैं या जो जलवाष्प है इसके अंदर, इनको संभालने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इनका संघनन शुरू हो जाता है और संघनन के बाद ये बारिश के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी है पर्वतकृत, पर्वतीय या स्थल वर्षा। अब नाम से पता चल रहा है जो पर्वतों के ऊपर होती है, ऑर्गेनिक रेनफॉल बोलते हैं इसे, और सॉरी ओरोग्राफिक रेनफॉल। जलवाष्प से लदी गर्म वायु किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ती है तो यह ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पर्वत या पठार जो होते हैं इनकी जो सतह होती है वो ठंडी होती है, गर्म नहीं होती। जब उसके साथ साथ ये ऊपर चलते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से वायु कैसी हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त का मतलब जलवाष्प से पूरी तरह भर जाएगी और ज़्यादा जलवाष्प उसमें ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहेगी। और ऊपर चढ़ने से फिर क्या होता है, जब ठंडी होकर ऊपर चढ़ने लगेगी तो जलवाष्प का संघनन होने लगता है और इससे वर्षा होती है। इसी को हम पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। पवनाभिमुख ढाल मतलब जिसके सारे सारे पवन ऊपर चढ़ रही है, वह ढाल जो पवनों को ऊपर चढ़ने में मदद कर रही है उसको बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल। क्योंकि वो पवन के रास्ते में आ रहे हैं, पवन बह रही थी उसके रास्ते में आए, पवन पहाड़ों से टकराई, पहाड़ों के साथ साथ फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो गई, उसे हम पवनाभिमुख ढाल बोलेंगे। तो पवनाभिमुख जो ढाल है, जिस ढाल के सहारे वो ऊपर चढ़ी हैं उसी साइड बारिश ज़्यादा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद यह हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं और फिर वहाँ से नीचे उतरना शुरू हो जाती हैं। जब ये वर्षा हो जाती है वह नीचे उतरती हैं और उनका तापमान फिर बढ़ जाता है, क्योंकि ज़मीन की तरफ आ रही है तो तापमान उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पवन के पहाड़ के ढाल के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही थी तो ठंडी होती जा रही थी, और जब उतर रही है तो गर्म हो जाती हैं। जब गर्म हो जाएंगी तो फिर बारिश नहीं होगी। ये देखो, ये चित्र में दिखा रखा आपको, इधर से ये बारिश आ रही है, मॉइस्ट जो एयर है जलवाष्प से भरी हुई, ये धीरे धीरे ऐसे गई, ये ऊपर उठ के फिर बादल बन गए, बादल का संघनन हो गया और यहीं पर बरस गई। फिर ये दूसरी तरफ आती है ये हवा, जब बरस लिया अब ये यहाँ से नीचे उतर रही है, इसको प्रतिपवन बोलते हैं। यहाँ से उतर रही है तो धीरे धीरे वार्म और ड्राई कंडीशन आ जाती है, नीचे से गर्म होती चली जाती है, तो पहाड़ के इस साइड बारिश हो रही है और इस साइड बारिश नहीं होती। इसको छायावृष्टि क्षेत्र भी बोलते हैं, जिस साइड बारिश नहीं होती है। तो इस प्रकार प्रतिपवन जिनके साथ साथ वो उतर रही है, ढाल सूखे और वर्षा विहीन हो जाते हैं। ठीक है, देखो इधर वाला जो ढाल है ये पवनाभिमुख है, पवनाभिमुख, और ये वाला जो ढाल है ये प्रतिपवन है, जिसके सहारे वो उतर रही है। तो ये दोनों में फर्क आप समझ के रखना। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है, उधर कम वर्षा होती है, उसे छाया वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये चक्रवाती वर्षा। जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो चक्रवातों के कारण होती है, और चक्रवात हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। किसी को डिटेल में देखना तो हमारे पिछले चैप्टर वाली वीडियो में जाओ और उसमें देख सकते हो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा या वाताग्री वर्षा, क्योंकि वाताग्र बनते हैं चक्रवात होने से, तो उसी को हम चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। तो जिन क्षेत्रों में चक्रवात बनते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वहीं ये बारिश आती है, हमारे जैसे देश में नहीं आती। अब इसका लास्ट टॉपिक क्या कहता है? संसार में वर्षा का वितरण। तो संसार में वर्षा का वितरण का मतलब क्या है? संसार में वर्षा कैसे कैसे होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक जैसी बारिश तो होती नहीं है, कहीं ज़्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवों, ठीक है, इसमें हमारी जो पृथ्वी है बटी हुई है, तो सभी जगह पर एक जैसी बारिश नहीं होती है। पूरे वर्ष में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली जो वर्षा की मात्रा है वो अलग अलग ही होती है, तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। अलग अलग तो होती है, और सब पूरी पृथ्वी में होने के इनके अलग अलग मौसम भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली कब होती है, ज़्यादातर वर्षा ऋतु कब आती है? गर्मियों में, जुलाई के बाद, है ना। हालांकि सर्दियों में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये तभी होती है। सामान्य तौर पर
जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में नीचे की तरफ, यानी आर्कटिक की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और या अंटार्कटिक की तरफ, तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर ठंड आनी शुरू हो जाती है और ठंडे प्रदेशों में वर्षा कम होती है, जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में कम होती है। विश्व के जो तटीय भाग हैं, तटीय भाग कौन से होते हैं? जहाँ जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती है, ठीक है। तो विश्व के तटीय भागों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। जो तटीय भाग हैं, जो देश जिन देशों की सीमा समुद्र से लगती है, तो जो समुद्र से लगने वाले जो भाग हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है बजाय कि अंदर के हिस्से में, ठीक है। क्यों? क्योंकि समुद्र है, वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ऊपर मेघ बनते रहते हैं और वहीं पर संघनन होता रहता है, वहीं पर बारिश ज़्यादा होती है। वे जो मेघ होते हैं वे अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं पहुँच पाते। तो विश्व के जो स्थलीय भाग हैं की अपेक्षा महासागरों के ऊपर बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए महासागरों के यानी समुद्रों के ऊपर बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं से वो पानी ले रहे हैं, वहीं मेघ बन रहे हैं, वहीं पर वो बरस रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता है, वहाँ पानी ज़्यादा, अब स्थलीय भाग पे इसीलिए नहीं होती, नीचे जब ज़मीन से वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो कैसे बारिश होगी? तो जो बारिश होती है ज़मीन पर वो बाहर से जो मेघ आते हैं उन्हीं के कारण होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया वहाँ लगातार होती रहती है। विषुवत व्रत यानी भूमध्य रेखा से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, यानी उत्तर की तरफ आ जाओ 35 से 40 और या दक्षिण की तरफ चले जाओ, कि मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। जो मध्य पूर्वी तट हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तथा पश्चिम की तरफ यह घटती चली जाती है, यानी पूर्व की साइड में ज़्यादा होती है और पश्चिम की तरफ यह घटती चली जाती है 35 से 40 डिग्री में। अब 45 से 65 डिग्री की बात हो गई, तो 45 से 65 डिग्री में क्या होता है? वहाँ पछुआ पवनें चलती हैं, उनके कारण पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है, यानी इस वाले क्षेत्र वहाँ पहले देखो 35 से 40 वाले में पूर्व में पहले वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ घटती चली जाती है। यहाँ पश्चिम पर ज़्यादा वर्षा होती है और पूर्व की तरफ घटती चली जाती है, तो ये फ़र्क है दोनों में। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर हैं, यानी जो तट है उसके साथ साथ जब पहाड़ चल रहे हैं, वहाँ वर्षा की जो मात्रा है तो जिधर तट है यानी पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है, यानी उस तरफ ज़्यादा होती है जिस तरफ समुद्र है, और यह प्रतिपवन यानी दूसरी साइड की दिशा में यह घटती चली जाती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये गुजरात हो गया और इधर से ये ऐसे हमारा ये भारत है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ ये ऐसे लगातार ये पश्चिमी घाट है, इधर हमारा समुद्र है, तो ये जो एरिया है इस एरिया में बहुत बारिश होती है बजाय कि इस एरिया में, इधर घटती चली जाती है। तो ये समुद्र की साइड वाला जो एरिया है ये पवनाभिमुख तटीय मैदान होते हैं, इधर बारिश ज़्यादा है, दूसरी तरफ ये बारिश कम होती है। ऐसे ही इधर भी हमारे हैं, इधर थोड़े थोड़े दूर दूर ये पूर्वी घाट है हमारा, तो इसमें इस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, तो अंदर के एरिया में बारिश कम होती है। तो ये था इसका मीनिंग। आगे देखो क्या कहता है, वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर, यानी जो मात्रा वर्षा होती है उसकी मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण पर्वती को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं इनको। विषुवतीय पट्टी यानी भूमध्य रेखा के आसपास शीतोष्ण प्रदेशों में, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है में पश्चिम तटीय किनारों के पास पर्वतों के वायु की ढाल तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में बहुत अधिक बारिश होती है, जो 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर होती है। जगह बता दी कहाँ पर होती है, अभी चित्र में भी दिखा देंगे आपको। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। जो महाद्वीप के आंतरिक भाग होते हैं जो समुद्र से लगे हुए नहीं होते, वहाँ कम बारिश होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये आपको एक चित्र दिखा रखा है वर्ल्ड का, ये देखो इधर 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ डार्क कर रखा है, ये जाली बना रखी है 100 से 200 में, ठीक है। फिर इस तरह की 50 से, आप इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखना, वीडियो को रोक के, और समझना कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी बारिश हो रही है। देखो हमारे भारत में 100 से 200 यहाँ पर इस क्षेत्र में होती है, और ये जो हमारा पूर्वी भारत है ये
असम वगैरह, यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, पहाड़ी इलाका है ना सारा। तो ये सारा यहाँ पे बता रखा, आप इसको ध्यान से देखना। एक चित्र ये है और ऐसे ही एक चित्र हमारा थोड़ा सा कलरफुल है ना। तो यहाँ तक वर्षा होती है। अब आगे ये बोल दिया कि महाद्वीप के जो भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र हैं जहाँ कम बारिश होती है में पड़ने वाले भाग तथा उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो वृष्टि छाया क्षेत्र वाले जो भाग हैं महाद्वीप के अंदर वाले, वहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये था हमारा वर्षा का वितरण, और इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा समझने के लिए आप वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हो। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी कोरोना टाइम में अपनी पढ़ाई का लाभ इससे उठा सकें, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।